बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, क्या वजूहत हैं, क्या हमारा जो खाने पीने का जो तरीका है, इसमें जो चीज़ें हम खाते हैं, क्या खाने पीने की चीज़ों का कोई अमल दखल इसमें होता है, क्या ये बीमारी जरासीम से लगती है, किस वजह से ये यूरिक एसिड होता है, इसकी वो वजूहत जो हैं उन पर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड जब बढ़ जाए तो कौन कौन सी अलामात पैदा होती हैं, यानी सिम्टम कौन सी होती हैं, मरीज़ को तकालीफ कौन सी होती हैं, यानी उन पर भी बात करेंगे। फिर इसके अलावा क्या यूरिक एसिड जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसका कोई ट्रीटमेंट है, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि यूरिक एसिड जो है इसको डाइट के ज़रिए से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, विदाउट मेडिसिन क्या हम यूरिक एसिड जो है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो इंतहाई मुफीद वीडियो है। जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं और सेहत के बारे में केयरिंग रहते हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह की मालूमाती वीडियो जो हैं उन्हें गौर से सुने। और जब किसी शख्स को किसी बीमारी के बारे में इल्म हो जाता है, नॉलेज आ जाता है, उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर उसके लिए आसानी होती है कि वो उस बीमारी से बच सकता है। अगर वो थोड़ी बहुत एहतियात करे तो वो उस बीमारी से बच सकता है। तो इंफॉर्मेशन देने की खातिर ही मैं ये इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। आज की इंफॉर्मेशन जो इस बीमारी के मतलब मैं आपको दे रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने जितने भी आर्गन हमारे बनाए हैं, सबका कोई ना कोई मकसद है। हार्ट जो है इसका भी कोई मकसद है, लीवर का कोई मकसद है, मैदा जो है ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता है, इसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता है। तो आज के मौजू में जो किडनी है इन पर मैं बात करूँगा कि किडनी यानी गुर्दे जो है इनकी क्या जिम्मेदारी है। हमारे दो गुर्दे जो हैं इनके अंदर, दोनों गुर्दों के अंदर फिल्टर पाए जाते हैं जिन्हें कि आप मेडिकल की ज़ुबान में नेफ्रॉन कहते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में और 10 लाख नेफ्रॉन दूसरे किडनी में। तो इस तरह ये 20 लाख नेफ्रॉन दोनों गुर्दों के अंदर पाए जाते हैं। इनको आप फिल्टर कह लें, इनको आप बहुत सादा ज़ुबान में अगर समझना है तो आप इनको छानने कह लें। यानी ये किसी चीज़ को छानते हैं, फिल्टर करते हैं, उसमें से जो फासद मादे हैं वो अलग करते हैं और बाकी जो ब्लड है यानी ब्लड को ये फिल्टर करते हैं, बाकी जो ब्लड है साफ उसे फिर बाहर निकाल देते हैं। खून की एक नाली दोनों गुर्दों के अंदर दाखिल होती है, राइट और लेफ्ट, और जब वो बाहर निकलती है तो साफ होके निकलती है। साफ खून जो है उसमें फासद मादे जो हैं वो अलग हो जाते हैं। और ये जो 20 लाख नेफ्रॉन है ये उस ब्लड को इस तरह जैसे छानने के साथ किसी चीज़ को छाना जाता है इस तरह छानते हैं और उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, जो फासद मादे होते हैं, उन्हें आउट कर देते हैं और उन्हें यूरिन की तरफ भेज देते हैं। यानी पेशाब जो बनता है, पेशाब हमारे गुर्दों के अंदर बनता है। और ये कैसे बनता है, ये जो हमारा ब्लड है इसको जब फिल्टर किया जाता है तो उसमें से जो चीज़ अलग होती है, कुछ उसमें वाटर होता है, कुछ उसमें ये बाकी जो फासद मादे हैं वो होते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूरिन के रास्ते ये फिर आउट हो जाती हैं बॉडी से। तो गुर्दों की ये जिम्मेदारी है कि वो ब्लड की सफाई करते रहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर दौड़ने वाला जो ब्लड है, जो खून है, उसकी ये 24 घंटे सफाई करते रहते हैं, उसको फिल्टर करते रहते हैं और बॉडी के अंदर बनने वाले जो फासद मादे हैं वो बॉडी से निकालते रहते हैं। और इस तरह बॉडी जो है वो फासद मादों से साफ हो जाती है। ये जो यूरिक एसिड है ये भी एक फासद मादा है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये बॉडी के अंदर बनता है। और ये कैसे बनता है, इसके दो तरीके हैं। एक तो जो डाइट हम खाते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, उसमें ऐसी खुराक जिसमें प्योरीन होती है,
जैसा कि रेड मीट है। रेड मीट जो है ये मटन हो, बीफ हो, इनके अंदर प्योरीन पाई जाती है। इस तरह आर्गन मीट है। आर्गन मीट से मुराद ये है कि जैसे ये कई लोग शौकीन होते हैं ना गुर्दे, कपूरे और इस तरह के ये जो आर्गन, कलेजी, यानी जो एज़ा हमारी बॉडी के हैं उनको खाने के कुछ लोग शौकीन होते हैं। ये आर्गन मीट होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्योरीन पाई जाती है। रिच प्योरीन फूड जो है वो यूरिक एसिड का बेस बनती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ है सी फूड, समुद्री खुराक जो है उसमें भी प्योरीन की मिकदार काफ़ी होती है। और चौथी चीज़ है बीन्स, यानी फलियाँ नुमा जो कि सब्जियां हैं, जैसे मटर हैं या इसी तरह और भी वो फलियां हैं बारीक दानों वाली। तो ऐसी जो सब्जियां उनमें भी प्योरीन की कुछ ना कुछ मिकदार पाई जाती है। तो ये 4 चीज़ें होगी, रेड मीट हो गया, आर्गन मीट हो गया, सी फूड हो गया और बीन्स होगी। इस तरह की खुराक अगर कोई बंदा खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर प्योरीन की काफ़ी मिकदार चली जाती है। और ये जो प्योरीन है ये जब ब्रेक डाउन होती है, यानी जब मेटाबॉलिज्म के अमल से गुजरती है। अब आप कहेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो उसे भी मैं कोशिश करता हूँ सादा अल्फाज में आपको समझाने के लिए कि हम दिन भर 24 घंटों में जो कुछ भी खाते हैं वो इस मुंह के ज़रिए, आगे खुराक की नाली के ज़रिए वो हमारे मैदे में जाता है पहले, और मैदे से ही ये मेटाबॉलिज्म का अमल शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, यानी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, तोड़ना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको हज़म करना, ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो इस अमल के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं, कुछ फालतू मादे जो हैं वो भी पैदा होते हैं। तो इसी दौरान ये यूरिक एसिड भी पैदा होता है। और ये जब प्योरीन की तोड़फोड़ होती है, प्योरीन मेटाबोलाइज होती है, तो उस वक्त ये यूरिक एसिड जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे ये पैदा होता है, बॉडी के अंदर पैदा होता है। अगर आप रिच प्योरीन फूड ना खाएं तो यूरिक एसिड का बनने का जो अमल है ये बहुत कम हो जाएगा, बाद दफा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ये तो थी इसकी पहली वजह यूरिक एसिड बनने की, कि आप रिच प्योरीन फूड जो खाते हैं उसकी वजह से ये बनता है। ये इसकी पहली वजह होगी। अब इसकी दूसरी वजह जो है, कुछ लोग जो हैं वो ऐसी बीमारियों के अंदर पहले से मुब्तला होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, जैसे हार्ट पेशेंट है, और जैसे लिवर से मुतल्लिक कुछ बीमारियाँ जैसे हेपेटाइटिस बी और सी, जिगर की जो बीमारियाँ, ऐसे जो लोग हैं उनके अंदर यूरिक एसिड खुद बनता है। आप ऐसी कोई खुराक ना भी खाएं तो फिर भी यूरिक एसिड बनने की जो मिकदार है वो काफ़ी हो जाएगी। और ख़ास करके जो कैंसर के पेशेंट हैं, और कैंसर के पेशेंट अगर कीमोथेरापी करवाएं तो फिर वो लोग जो कीमोथेरापी के अमल से गुजरते हैं उस दौरान भी ये यूरिक एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी दूसरी वजह है कि जिसमें पेशेंट जो है उसका अपना इतना अमल दखल नहीं है, यानी उसने डाइट प्योरीन वाली नहीं खाई, लेकिन इसके बावजूद वो यूरिक एसिड की बीमारी में मुब्तला हो गया। तो वो कैसे हुआ, तो ये मैंने इसकी दूसरी वजह भी आपको बता दी। तो ये 2 मेन जो वजूहत हैं यूरिक एसिड के बनने की वो ये हैं। यानी फिर सादा ज़ुबान में आपको बताऊँ, एक वजह डाइट, दूसरी वजह बीमारियाँ। और बीमारियों का जिक्र भी मैंने आपके सामने कर दिया है कि डायबिटिक पेशेंट, हार्ट की जो बीमारियाँ उनमें मुब्तला, और लिवर की बीमारियों में मुब्तला, और कैंसर, और इसके अलावा जो कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरापी करवाते हैं, अगर उस अमल से गुजारा जाए तो फिर भी यूरिक एसिड की काफ़ी मिकदार बनना शुरू हो जाती है। ये 2 चीज़ें हो गई यूरिक एसिड के बनने की वजूहत, आप समझ चुके। अब आते हैं कि इसकी जो नॉर्मल मिकदार है बॉडी में वो कितनी होती है। यूरिक एसिड हर शख्स की बॉडी के अंदर बनता है। जब भी ये ऐसी खुराक जिसमें प्योरीन हो, जब वो मेटाबोलाइज हो तो यूरिक एसिड तो बनेगा। मेल के अंदर इसकी नॉर्मल मिकदार जो है वो है 3 से 7 mg पर डेसीलीटर, 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
ये मेल में है और फीमेल में है 2 से 6 mg पर डेसीलीटर। ये तो है नॉर्मल वैल्यू कि ब्लड आप चेक करवाएं और उसके अंदर अगर यूरिक एसिड की मिकदार मेल की और फीमेल की इस रेंज में आती है तो ये नॉर्मल है। अगर मेल की 7 से ऊपर होगी तो ये बीमारी होगी और फीमेल की 6 से ऊपर होगी तो ये बीमारी होगी। अब ये अगर रिपोर्ट में ये ज़्यादा यूरिक एसिड आ रहा है तो आगे क्या होगा कि ये जो अजाफी यूरिक एसिड है ये 3 जगहों के ऊपर जमा होना, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर, 3 जगहों के अंदर। एक ये जो हाथों के ये छोटे जॉइंट हैं उंगलियों के, खास करके इन उंगलियों के जोड़ों के अंदर ये डिपॉजिट होगा यानी जमा होगा क्रिस्टल की शक्ल में। और ये 90% जो है ये उंगलियों के जोड़ों में जमा हो जाएगा। पीछे जो 10% रह गया है वो जो बड़े जोड़ हैं आपके, ये वाले हो गए, ये वाले जोड़ हो गए, इनमें दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया। और तीसरा पॉइंट है किडनी। किडनी के अंदर भी क्रिस्टल की शक्ल में ये यूरिक एसिड जो है ये जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जहाँ पे यूरिक एसिड की अगर अजाफी मिकदार हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो वो क्रिस्टल की शक्ल में इन 3 जगहों पे जमा होना शुरू हो जाता है और इसमें 90% जो है वो उंगलियों के जोड़ों में जमा होता है। अब देखते हैं कि अगर ये जमा हो जाए क्रिस्टल की शक्ल में तो क्या इलामात पैदा होंगी। जिस शख्स के साथ ये हो रहा है अमल उसको क्या तकलीफ़ें होंगी। उसमें नाज़रीन ये है कि सबसे पहले तो स्टिफनेस पैदा हो जाएगी, यानी अकड़ाव आ जाएगा इन जोड़ों के अंदर। अब ये मूवमेंट मैं आसानी से कर रहा हूँ तो ये मूवमेंट जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी, अकड़ाव आ जाएगा। ये पहली अलामत। दूसरी ये कि जब इसकी मिकदार क्रिस्टल की ज़्यादा हो जाएगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, इन जोड़ों के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, ये दूसरी अलामत उसकी होगी। और जब स्वेलिंग भी हो जाएगी तो फिर तीसरी एक ऑटोमेटिक अलामत आ जाएगी पेन, और वो पेन भी सीवियर किस्म का पेन होगा, शदीद दर्द होना शुरू हो जाएगी। तो ये 3 बड़ी अलामतें हैं। और ये अलामतें जो हैं ये तकरीबन यूरिक एसिड के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये 20% लोगों में ये अलामात शो होती हैं, 80% में अलामात का नहीं पता चलता। और जिनमें इस टाइप की 20% जो मैंने बताए हैं जो इलामात, ये जो इलामात हैं इस बीमारी को, अगर बीमारी इसका कोई नाम दें बीमारी का तो ये गाउट या गाउटी आर्थराइटिस इसको कहते हैं, जिसको उर्दू में गेंठिया भी कहते हैं। यानी अगर स्वेलिंग हो जाए, स्टिफनेस हो जाए और साथ पेन, ये 3 अलामतें हों उंगलियों में, तो ये गाउटी आर्थराइटिस ये बीमारी होगी। और ये 20% लोग जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं उनमें 20% लोगों में ये इलामात होती हैं गाउटी आर्थराइटिस की। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो डिपॉजिट हुआ था किडनी में जो यूरिक एसिड डिपॉजिट हुआ था, जो जमा होना शुरू हुआ था, वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। वो जो क्रिस्टल पहले थे वो फिर बाद में स्टोन की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। इस तरह किडनी के अंदर स्टोन बनने का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने के बाद किडनी के अंदर स्टोन बनने का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये 2 तरह की बीमारियां होगी, एक तो ये जोड़ों की बीमारी होगी, दूसरा गुर्दों में पथरी की बीमारी होगी। यानी यूरिक एसिड का मरीज इन 2 तरह की इलामात से गुजरता है, 2 तरह की बीमारियों से गुजरता है। अब नाजरीन ये भी देखें कि ये जो रिस्क है यूरिक एसिड वाला ये किन लोगों में ज़्यादा होता है। डायबिटिक जो लोग हैं यानी जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। और उन लोगों को तो ये जो इसकी एहतियातें हैं उस पर आम लोगों की निस्बत ज़्यादा अमल करना चाहिए। यानी उनको ये जो प्योरीन रिच फूड है, यानी ऐसी खुराक जिसके अंदर प्योरीन की मिकदार पाई जाती हो, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये शुगर के जो पेशेंट हैं उनको नहीं खानी चाहिए। यानी उनको रेड मीट नहीं खाना चाहिए, उनको ये जो आर्गन मीट है वो नहीं खाना चाहिए, उनको सी फूड नहीं खाना चाहिए, और उनको ये बीन्स, फलियाँ वगैरह ये नहीं खानी चाहिए। लो प्योरिन जो फूड है, यानी जिसके अंदर प्योरिन की बहुत कम मिकदार हो या ना हो तो बेहतर है, ऐसी खुराक जो है वो मरीज़ को खानी चाहिए। और इसमें चेरी एक फल है, मैंने जो रिसर्च इसकी की है
वो फल इसके लिए बहुत बेहतर है। ये जो गाउट की बीमारी है या ये जो यूरिक एसिड का जो लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, इसको कम करने के लिए वो फल चेरी जो है वो अगर आपको मिले कहीं से तो उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। इसके अलावा एप्पल इसमें मुफीद है, और इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट हैं यानी दूध, दही, लस्सी, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। ये खुराक आप अपनी खाएं। और इसके अलावा साथ में कच्ची सब्जियां, कुछ सब्जियां छोड़ के, जिनमें ये गोभी हो गई इसे छोड़ दें, मटर हो गया वो छोड़ के, बाकी कुछ सब्जियां जो हैं वो जैसे कद्दू है, टिंडे हैं, वो चीज़ें आप खा सकते हैं, सब्जियां खाएं। तो इंशाल्लाह ये जो बीमारी है इस पर आप कंट्रोल भी कर सकेंगे, इसे आप ठीक भी कर सकेंगे। अब आते हैं आखिर में कि इसके लिए जो इलाज किया जाता है वो क्या है। हाँ, इस इलाज से पहले मैं आपको इसकी होम्योपैथिक 10 दवाइयाँ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो डायूरेटिक मेडिसन है एलोपैथिक शोबे में, यानी पेशाब लाने के लिए जो अद्वियात दी जाती हैं उन्हें डायूरेटिक मेडिसिन कहा जाता है, जिनमें लासिक्स गोली है। यानी अगर किसी का पेशाब जो है वो सही तरीके से नहीं आ रहा तो उसके लिए लासिक्स गोली का इस्तेमाल करते हैं, वो डायूरेटिक है। वो दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए, उससे नुकसान होता है, उससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा एक एस्प्रिन मेडिसिन है एलोपैथिक शोबे में, उसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। एक तो इनसे अवॉइड करें, और इसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन है जो कि इस बीमारी के लिए बेहतर है। तो मैं आपको इस बारे में 10 मेडिसिन जो हैं वो बताता हूँ, जिसमें एक दवाई है आर्टिका यूरेनिस। ये गुर्दों के लिए बड़ी अच्छी दवाई है, गुर्दों की सफाई के लिए, जिससे कि बाद दफ़ा ये है कि जब नेफ्रॉन का मसला बन जाता है, नेफ्राइटिस हो जाता है गुर्दों के अंदर, तो उस वक्त ये दवाई बड़ी कारामद है, इसका इस्तेमाल करें आप। एक पल्साटिला दवाई है। साथ में अगर मोटापा हो और लेडीज़ हों इस मामले में, इस बीमारी में, तो फिर ये पल्साटिला दवाई जो है ये बड़ी मुफीद है। तो नाज़रीन, इसका रिस्क कम करने के लिए इस मसले का मोटापे को भी साथ साथ आपको कंट्रोल करना होगा, और उस सिलसिले में आप अपनी डाइट ऐसी रखें जिससे आपका मोटापा यानी ओबेसिटी जो है वो कंट्रोल हो, तो इससे इसका रिस्क कम होगा। काल्चिकम एक मेडिसिन है, ये 200 में जब आर्थराइटिस हो जाए, गाउटी आर्थराइटिस हो जाए तो उस वक्त, और ये जो दर्द की शिद्दत है, जोड़ों के अंदर जो दर्द है उसको कम करने में काल्चिकम आपकी मदद करेगी। इसके अलावा ग्वाइकोम एक मेडिसिन है, ये भी गाउटी आर्थराइटिस में जब पेन हो, जब स्वेलिंग हो, उस वक्त आपकी मदद करती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा एपीजिया क्यू में, मदर टेंशन में, ये उस वक्त ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनकी पेशाब की बंदिश हो जाए, यानी रुकावट हो जाए यूरिन की, यूरिन आता ना हो सही तरीके से, तो फिर इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। और क्रेटिगस ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिन्हें साथ में हार्ट ट्रबल भी हो, कोई हार्ट की डिजीज़ भी साथ पाई जाती है और साथ में यूरिक एसिड हो, तो फिर क्रेटिगस दवाई जो है इसका इस्तेमाल बड़ा मुफीद साबित होता है। और अगर साथ में मैदा ख़राब हो, गैस का मसला हो, कोई अनडाइजेशन हो, तो फिर आप एक दवाई है नेट्रम फास, उसका इस्तेमाल आप करें। साथ में यूरिक एसिड तो हमारा टॉपिक है, वो तो हो गई। तो बाकी अगर ऐसी इलावात हैं यानी स्टमक की, तो फिर आप नेट्रम फास दवाई का इस्तेमाल आप करें। इसके अलावा अगर इसी तरह मैदे की खराबियाँ साथ हों लेकिन उम्र थोड़ी बड़ी हो, तो फिर लाइकोपोडियम का इस्तेमाल आप करें। यानी जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, अगर वो इस बीमारी मुब्तला आपके पास आते हैं तो उसमें आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करें। और एक 10वीं दवाई है यूरिक एसिड। जैसे बीमारी का नाम यूरिक एसिड है, ऐसे मेडिसिन का नाम भी यूरिक एसिड है, तो ये दवाई भी आप इस मामले में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, मैंने यूरिक एसिड के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी।
अगर आप समझते हैं कि ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो ये आपका एक इखलाकी फ़र्ज़ है कि आप इसे शेयर करें, मेरी इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन चली जाए। और अगर आप मुनासिब समझें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। और साथ में बेल का निशान जो होगा उसको भी दबा दें। तो बेल के निशान के दबाने का मतलब है कि हर वीडियो जो मेरी बने वो आप तक पहुंच जाएगी। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन वीडियो देखने का, सुनने का। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी अच्छी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।